Hello everyone, myself Dr. Shweta Acharya from Government College Kota, and today we are going to discuss about structure and bonding. ये पार्ट कोटा यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट 1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 में आता है। इससे पहले हमने इसमें केमिकल बॉन्ड्स पढ़े हैं, जिसमें कि हमने केमिकल बॉन्ड्स के प्रकार आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में भी पढ़ा है, जिसमें हमने ऑर्बिटल्स के प्रकार, बंधों के प्रकार और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा है। इसके साथ ही हमने अब तक संकरण दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन का भी अध्ययन किया है, जिसमें संकरण के 3 प्रकार sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा है। आज के लेक्चर में हम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? 2 बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। यानी कि 2 एटम जो कि आपस में बंधे हुए हैं, उनके न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ नोन एज बॉन्ड लेंथ। इसे हम एंगस्ट्रॉम यूनिट में प्रदर्शित करते हैं। पॉलिंग के अनुसार कोवलेंट बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो 2 बंधित परमाणुओं की कोवलेंट रेडियाई r के बराबर होती है। तो बॉन्ड लेंथ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी एटम ए बी है उसके लिए बॉन्ड लेंथ होता है इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी। हम एग्जाम्पल लें कार्बन और क्लोरीन का। तो कार्बन और क्लोरीन में इनकी कोवलेंट रेडियस जो है 0.77 होती है। कार्बन की जो कोवलेंट रेडियस है दैट इज़ 0.77 और क्लोरीन की जो बॉन्ड रेडियस है दैट इज़ 0.99 एंगस्ट्रॉम होती है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की लंबाई यहाँ हो जाएगी 0.77 प्लस 0.99 और ये हो जाएगा दैट इज़ 1.54 एंगस्ट्रॉम। और इसी तरह से कार्बन और क्लोरीन की अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो दैट इज़ 1.76 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। हम कुछ परमाणुओं की कोवलेंट रेडियस के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की अगर हम कोवलेंट रेडियस देखें दैट इज़ RH इज इक्वल्स टू 0.30 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से अगर हम RCl देखें दैट इज़ क्लोरीन की बॉन्ड रेडियस दैट इज़ 0.99 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन के परमाणु जिसमें कि कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है उसमें बॉन्ड रेडियस होती है 0.77 एंगस्ट्रॉम। और अगर ये डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड रेडियस कम हो जाएगी दैट इज़ 0.67 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो रेडियस हो जाती है 0.60 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है इथेन के अंदर वो हो जाएगी 1.54 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो ये कार्बन की बॉन्ड रेडियाई और ये हाइड्रोजन के लिए कोवलेंट रेडियाई, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 1.07 एंगस्ट्रॉम। जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है जो भी एटम्स हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, हाइब्रिडाइजेशन पर और रेजोनेंस पे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर बॉन्ड डिस्टेंस डिपेंड करती है। सबसे पहले तो जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन का संकरण का प्रकार क्या है और अनुनाद जो है वो उसमें किस तरीके का है, इन पर डिपेंड करती हैं। तो हम ये टेबल देख रहे हैं जिसमें कि कुछ इम्पॉर्टेंट बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज़ दी हुई है। आप देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन के लिए आ रही है जो कि जस्ट कि हमने कैलकुलेट किया था 1.07 और आगे इनकी बॉन्ड लेंथ दे रखी है। इसी तरह से कार्बन कार्बन जिसमें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ है जिसमें कि दोनों कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है दैट इज़ 1.34 एंगस्ट्रॉम। एंड
कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जिसमें कि दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, उसमें बॉन्ड लेंथ आ जाती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे की हम तरफ जा रहे हैं, हम बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो रहा है। इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। तो इस टेबल से हम देख सकते हैं कि जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसमें बढ़ते हुए परसेंटेज एस करैक्टर के कारण कार्बन बॉन्ड जो हैं वो छोटे होते जाते हैं। इसे हम इस आधार पर समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एस करैक्टर की प्रतिशतता हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में बढ़ती जाती है, उस पर नाभिक का आकर्षण बल भी बढ़ता जाता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है। जैसे कि हम देखें sp3 में एस करैक्टर है 25%, इसी तरह से sp2 में 33% और sp में 50% एस करैक्टर है। तो जो एस करैक्टर जब इंक्रीज़ होगा तो ये न्यूक्लियस के पास में आता जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर, और इस कारण से ये न्यूक्लियस के द्वारा अधिक टाइटली जो है वो पकड़ लिया जाएगा और जिससे कि बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। जो बॉन्ड डिस्टेंस है उसे डिटरमाइन करने के जो तरीके हैं उसमें मुख्य रूप से एक्सरे डिफ्रैक्शन जो कि सिर्फ सॉलिड्स के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जो कि सिर्फ गैसेस के लिए होता है, और इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है। मेनली माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, इसलिए एटम्स की जो बॉन्ड डिस्टेंसेस हैं एटम्स के बीच में वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकती है। तो ये जो मेज़रमेंट है वो एक औसत मान के रूप में हम ज्ञात करते हैं। तो ये सिंपल थिंग्स थी अबाउट बॉन्ड लेंथ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल जो है वो दो एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है दैट इज़ नोन एज बॉन्ड एंगल। दो मॉलिक्यूल किसी भी अणु में दो संलग्न बंधों के मध्य का कोण बॉन्ड एंगल या बंध कोण कहलाता है, और इसे हम निकाल सकते हैं, इसे हम ज्ञात कर सकते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा भी इन्हें ज्ञात किया जा सकता है। जो अणुओं की आकृति है वो डिपेंड करती है किस पर, बॉन्ड एंगल पर ही डिपेंड करती है। बॉन्ड एंगल का मान बंध में भाग लेने वाले परमाणुओं की प्रकृति और ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने पहले हाइब्रिडाइजेशन देखा था, हम जानते हैं मेथेन का जो अणु है CH4 उसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिससे कि 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं वो अपने आप को कहाँ व्यवस्थित करते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट पर व्यवस्थित करते हैं, जिससे कि उनमें रिपल्शन जो है वो कम से कम होता है। तो इसका शेप हो जाता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, और जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 109 डिग्री 28 मिनट यहाँ पर आता है। जो एथिलीन और बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिससे कि ये क्या है प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ 120 डिग्री होता है। इसी तरह से जो एसिटिलीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं जिनका कि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। यहाँ हमने कुछ मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं जिनके बॉन्ड एंगल हमने दर्शाए हुए हैं। मेथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। इसी तरह से एथिलीन का जो मॉलिक्यूल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। प्लेनर मॉलिक्यूल बेंजीन में भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें जो कि हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था 104 डिग्री 5 मिनट्स, और मैंने बताया भी था कि क्यों इसका बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह से अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल इज़ 160 डिग्री 3 मिनट्स यहाँ पर होता है। इसी तरह से
लीनियर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड और एसिटिलीन लीनियर मॉलिक्यूल हैं, तो बॉन्ड एंगल जो है इनके बीच में होता है 180 डिग्री आता है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी जो है एक बॉन्ड के निर्माण में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है या इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी प्रयुक्त होती है, दैट इज़ नॉन एज बॉन्ड एनर्जी या फिर बंध ऊर्जा इसे हम कहते हैं। इसकी यूनिट जो है वो है किलो कैलोरी पर मोल। बॉन्ड निर्माण में क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि परमाणु एक स्थायी विन्यास में आकर के अणु बनाते हैं, और बंध विघटन में सदैव ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्थायी बंध टूट करके दो उदासीन मूलक बनाते हैं। बॉन्ड एनर्जी जो है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दैट इज डी, या इसे हम क्या कहते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा। बंध वियोजन ऊर्जा जो है किसी यौगिक के एक बंध को तोड़ने में जितनी ऊर्जा प्रयुक्त होती है, दैट इज़ नॉन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम तोड़ें इंडिविजुअल एटम्स में, तो 104 किलो कैलोरी हीट की आवश्यकता उसमें होती है। इसलिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, दैट इज़ 104 किलो कैलोरी पर मोल होता है। इसी तरह से सेकंड जो है एनर्जी है, दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी। इसे हम ई से डिनोट करते हैं। बॉन्ड एनर्जी जो है बहुपरमाणुीय अणु के विभिन्न बंधों की जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है उसका औसत बॉन्ड एनर्जी कहलाता है, और इसे हम व्यक्त करते हैं ई से इसे व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मेथेन में हम अगर देखें तो मेथेन में डिफरेंट बॉन्ड्स के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम देखते हैं स्टेप वाइज ये किस तरह से आती हैं। सबसे पहले CH4 में से एक हाइड्रोजन को हमने हटाया, देन वी विल गेट CH3, और यहाँ पर जो वियोजन ऊर्जा थी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है D1, दैट इज़ 102 किलो कैलोरी पर मोल। अब जो ये CH3 बच गया है इसमें से एक हाइड्रोजन को हम फिर से हटाते हैं, देन जो D2 है इस स्टेप के लिए दैट इज़ 105 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट स्टेप में एक और हाइड्रोजन हटाने के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी है दैट इज़ 108 किलो कैलोरी पर मोल, और लास्ट इज़ इसमें से CH में से कार्बन और हाइड्रोजन को हमने सेपरेट किया है, तो डिसोसिएशन एनर्जी इज़ 83 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसका जो हम अगर एवरेज निकालें तो बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी, तो बॉन्ड एनर्जी CH बॉन्ड की इनका एवरेज निकालने पर वी विल गेट 99.5 किलो कैलोरी पर मोल। तो अब हम ये सोचते हैं कि जब प्रत्येक स्टेप में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ही टूट रहा है तो हर स्टेप में अलग अलग एनर्जी का मान क्यों मिल रहा है। तो इसका कारण ये है कि CH में जो विघटन ऊर्जा न केवल बॉन्ड को तोड़ने में प्रयुक्त होती है बल्कि कार्बन के पुनः संकरण ऊर्जा बदलाव में भी इसका इस्तेमाल होता है, जो कि प्रत्येक स्टेप के लिए अलग अलग आता है। इसी तरह से जो द्विपरमाणु अणु होते हैं उनके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान बॉन्ड एनर्जी के बराबर होता है, और बॉन्ड एनर्जी की गणना अणुओं के ऊष्मा दहन से की जाती है। बॉन्ड एनर्जी जो है वो स्टेरिक इफेक्ट, एंगुलर स्ट्रेन और कक्षकों के ओवरलैपिंग पर भी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होता है कक्षकों के बीच में उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए है उतनी ही ज़्यादा हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये एक टेबल है जिसमें कि हमें अलग अलग बॉन्ड्स के लिए जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है, उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। हम देख सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए 83 किलो कैलोरी पर मोल है। इसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए 146 किलो कैलोरी पर मोल, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए ये आती हैं 200 किलो कैलोरी पर मोल आती हैं। तो इस संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए कि जो छोटे बंध होते हैं, शॉर्टर बॉन्ड्स होते हैं, वो जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, प्रबल बंध होते हैं, और बढ़ते हुए एस कैरेक्टर से बॉन्ड
लेंथ जो है वो कम होती जाती है, और बॉन्ड लेंथ जब कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी का मान जो है वो बढ़ेगा। बढ़ते हुए एस करैक्टर से बॉन्ड एनर्जी का मान, जैसे कि हम देख रहे हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी में बॉन्ड एनर्जी है 200 किलो कैलोरी पर मोल। सी डबल बॉन्ड सी में यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एस करैक्टर कम हो गया है, यहाँ 50% था, यहाँ पर 33.3% है, तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी कम हो गई है 146 किलो कैलोरी पर मोल। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो बॉन्ड एनर्जी का मान, एस करैक्टर का मान कम है 25%, तो बॉन्ड एनर्जी का मान भी यहाँ पर कम है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो शॉर्टर बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, और इसी के साथ में जो एस करैक्टर है वो अगर बढ़ता जाएगा तो वो बॉन्ड को छोटा करता जाएगा, और जब बॉन्ड छोटा होता जाएगा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगल बॉन्ड की तुलना में छोटे होते हैं, और साथ ही छोटे होने के साथ साथ ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड से बिल्कुल ही डबल इनकी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि यहाँ पर अब जो सेकंड बॉन्ड बन रहा है वो पाई ओवरलैपिंग के द्वारा बन रहा है, और हम जानते हैं कि पाई ओवरलैपिंग है वो कम होता, पाई ओवरलैपिंग जो है पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होती है। इसका मतलब क्या है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं पाई बॉन्ड से। इस कारण से जो डबल बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में बिल्कुल इनका स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल डबल नहीं होती। हाँ, बोल दो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं और छोटे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा डबल स्ट्रेंथ रखते हों। और इसका कारण है कि जो दूसरा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, जो कि सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि हमने देखे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के बारे में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने पहले पढ़ी हुई भी हैं, जिनका रिवीजन ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लेंगे कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। थैंक यू।